जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आवाज़ आ रही है सबको? एनीवेज लेट्स मूव ऑन। दोस्तों ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? आई होप खूब अच्छी कुर्बानी की ईद गुजरी होगी। आपने खूब खाना पीना किया होगा, बारबेक्यू एंड ऑल। और ना सिर्फ ये बल्कि कुर्बानी की खुशियों में आपने डिज़र्विंग हमारे जो लोग हैं मुल्क में उनको भी याद किया होगा, उन तक भी गोश्त पहुंचाया होगा, जो कि एसेंस है इस कुर्बानी की, ईद की। हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ से बिफोर ईद तो लास्ट संडे थी हमारी, उससे भी पिछला संडे था, उसमें हमारा लास्ट वेबिनार हुआ था और हमने कुछ लेक्चर्स जो अपलोड किए हम उनकी रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हैं जो आज अपलोड हो जाएंगे फॉर यू टू सी दोज लेक्चर्स। तो हमने जो डिस्कशन की थी, हम पढ़ रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को। और बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कवर कर चुके हैं, आप वो लेक्चर्स देख चुके होंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, और फिर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की डिस्कशन की है। एनपीवी आईआरआर। फिर यहाँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की सर हासिल डिस्कशन है और हमने ये डिस्कशन की कि इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक कैश फ्लो की डिटर्मिनेशन एंड द अदर वन इज डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन। फिर इस कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स हमने पढ़े। हमने ये बात पढ़ी कि ये हिस्सा है एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जो कि हमारा नेक्स्ट मेजर एरिया है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अब तक हम क्या कवर कर चुके हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स जिनकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें डिस्कस करेंगे और आप वो लेक्चर्स देख के आएँ। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जॉइंड रिसेंटली, कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी और कितने लेक्चर्स आप देख चुके होंगे, जस्ट टू रिफ्रेश दैट। तो इसके डूज एंड डोंट्स ये है बेसिकली, जो कि बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा, कि हमें रेलेवेंट इररेलेवेंट कैश फ्लो बनाते हुए कैश फ्लो डिटर्मिनेशन में फॉर एनपीवी और आईआरआर टेक्निक्स हमें कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन आनी चाहिए कि इररेलेवेंट कैश फ्लोज को हमें इंक्लूड नहीं करना, रेलेवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड करना है, टैक्स के इफेक्ट्स को एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करना है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को अकाउंट फॉर करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अकाउंट फॉर करना है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को नहीं डालना। ये सारी बातें हमने की हैं और यहाँ पे हमने अच्छे खासे इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इसके बाद फिर जो लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपने देखा, उसमें था the next one was sensitivity analysis, और उसके साथ ही मिसिंग फिगर्स। ये वो टॉपिक है जो आपने कवर किया होगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपकी कैफ लेवल पे है, उसमें आपने मार्जिन ऑफ एरर या ब्रेक इवन एनालिसिस, उसी का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्जन है। इसकी हमने पूरी डिस्कशन की कि सेंसिटिविटी एनालिसिस है क्या और सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है एज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल। जब हम न्यू प्रोजेक्ट्स को अप्रेज कर रहे होते हैं तो एक तो एनपीवी आपने निकाल ली, बट देन इन मेकिंग श्योर दैट यू हैव एप्रोप्रिएटली असेस द रिस्क एंड इन मैनेजिंग द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस एक टेक्निक है जिसकी हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपने देखे होंगे और हमने कवर किया ऐसे यहाँ वेबिनार में भी
इसको इस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इसकी हमने डिस्कशन की। फिर इसी के साथ ये सेंसिटिविटी एनालिसिस आल्सो हेल्प्स अस इन फाइंडिंग मिसिंग फिगर्स, ये भी एक एग्जामिनेबल एरिया है, और मिसिंग फिगर्स एनालिसिस में भी सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्निक हमें हेल्प करती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमने कहा अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारी डिस्कशन हम, ये लेक्चर्स भी आपके पास अपलोडेड हैं और ये लास्ट क्लास से पहले तक, लास्ट क्लास तक हम ये सारी चीज़ें वेबिनार्स में भी अपने ये क्विकली डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैंने कहा था जो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो अब ईद तक आपने लास्ट 2 वीक्स में देखे होंगे, उसमें हमने कवर किया है, जिसकी अभी मैं डिस्कशन करूँगा, वो IRR की कैलकुलेशन है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप वो लेक्चर्स आपने देखे हुए होंगे, मैं उन्हें क्विकली रिफ्रेश कराऊंगा, फिर जो आपका क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी हम देख लेंगे। तो IRR कैलकुलेशन, फिर हमने मल्टीपल IRR प्रॉब्लम, NPV IRR कन्फ्लिक्ट, एंड MIRR मॉडिफाइड IRR, इसकी डिस्कशन लेक्चर्स में मौजूद है, जो लेक्चर्स लास्ट वीक यानी ईद से पहले वाले वीक में जो अपलोड किए गए हैं, उन लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ हमने अपलोड किए थे एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन के लेक्चर्स भी, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, राइट। इनको आज अभी हम रिफ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चंस भी, एंड देन फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अब जो लेक्चर्स अपलोड होंगे आज, उनमें कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, और वो फिर आप इस वीक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट विथ IRR कैलकुलेशन। IRR कैलकुलेशन यकीनन आपने कैफ लेवल पे देखी हुई है, इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर यू। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, जिसे इटरेटिव मॉडल भी कहते हैं, उसके थ्रू IRR कैलकुलेशन कैफ लेवल पे सीखी हुई है। यहाँ उसी को रिवाइज किया गया है और वही पार्ट यहाँ पे आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। IRR कैलकुलेशन, वी नो दैट IRR is the actual rate which is offered by the project, internal rate of return। IRR कैलकुलेशन जो हम IRR टेक्निक हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरपोलेशन मॉडल के थ्रू। उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपने नेचुरली पढ़ा भी हुआ है, और इसे हाई लो मेथड भी कह सकते हैं, इसे आप इंटरपोलेशन मेथड भी कहते हैं, ये इटरेटिव मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल नाम्स हैं। आपने IRR कैलकुलेशन थ्रू दिस मॉडल अपने कैफ लेवल पे पढ़ी हुई है, मैं इसे क्विकली रिफ्रेश कराता हूँ, और ये आपके पास लेक्चर्स में भी आपने देखी होगी अभी। इस मेथड के थ्रू जब हम IRR कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 रेट्स लेते हैं, एक द लोअर रेट, सो वी कॉल A is the lower rate which gives us positive NPVP, and B is the higher rate which gives us negative NPVN। इस फॉर्मूले के थ्रू IRR कैलकुलेशन के लिए हमें 2 रेट चाहिए जिनके थ्रू हम डिस्काउंटिंग करते हैं, एक लोअर रेट जिससे NPV पॉजिटिव आती है, और एक हायर रेट जिससे NPV नेगेटिव आती है। ये फॉर्मूला, इसकी बेसिक्स 2 फंडामेंटल्स हैं, 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। एक ये है कि डिस्काउंट रेट और NPV का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। There's an inverse relationship between the discount rate and the NPV. Higher the rate, lower the NPV, and vice versa. Lower the rate, higher the NPV. Naturally, discount rate जितना बड़ा होगा उतनी NPV छोटी आएगी। डिस्काउंट रेट छोटा होगा, हम लोअर रेट से डिस्काउंट करते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर बनता है, तो NPV हायर आती है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये
कि IRR वो रेट है जिस पे if used as discount rate the NPV should be 0, क्योंकि IRR क्या है, एक्चुअल रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट है। अगर IRR किसी प्रोजेक्ट का लेट से IRR एक्चुअल रिटर्न 16% है और मैं 16% ही से डिस्काउंटिंग कर दूं तो NPV को 0 आना चाहिए। 0 NPV का मतलब ही ये होगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे 16% रिटर्न दे रहा है। बाय डेफिनेशन IRR वो रेट है कि जिससे जब डिस्काउंटिंग की जाए तो NPV 0 आए। NPV 0 का मतलब मुझे एग्जैक्टली वही रिटर्न मिल गया, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना उससे 1 रुपया कम। पॉजिटिव NPV का मतलब ये होता है कि मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया, ओवर एंड अबव उससे मुझे कुछ सरप्लस जनरेट हुआ और वो सरप्लस कि आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव NPV है, राइट। और अगर मैं डिस्काउंटिंग करूं और NPV नेगेटिव आए, इसका मतलब है जो डिस्काउंट रेट है उसके बराबर मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, उससे मुझे कम रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो IRR तो बाय डेफिनेशन इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है। तो IRR वो रेट है जिससे जब डिस्काउंटिंग की जाए तो NPV 0 होनी चाहिए। इन दो प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा रेट लेते हैं जिससे NPV स्लाइटली पॉजिटिव आ जाए, राइट। और एक ऐसा रेट हमें चाहिए हायर रेट जिससे जब डिस्काउंटिंग करें तो NPV नेगेटिव आ जाए। तो यकीनन IRR उन दोनों के दरमियान होगा, A और B, और उन दोनों के दरमियान वो IRR क्या होगा, वो ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमें बताता है। सो लेट्स सपोज करें मैंने एक रेट 8% से डिस्काउंटिंग की और NPV मेरे पास आ गई किसी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव 0.5 मिलियन। फिर मैंने 12% से डिस्काउंटिंग की और NPV आ गई नेगेटिव 0.6 मिलियन। तो अब यकीनन वो रेट जो IRR है वो 8% से ज्यादा है। इट मस्ट बी, IRR मस्ट बी ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, है ना। 8 से बड़ा इसलिए कि 8% पे NPV पॉजिटिव है, यानी 8 से ज्यादा का रिटर्न है। 12% पे NPV नेगेटिव है, यकीनन 12 से छोटा है IRR। तो IRR मस्ट बी इन बिटवीन द टू। इन बिटवीन द टू वो IRR क्या है, वो ये फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे फॉर्मूला के हिसाब से लेट से बन जाएगा A छोटा रेट, ये बन जाएगी P की फिगर, ये 12 बन जाएगा बड़ा रेट B with this negative NPV N. Is everybody with me? Right? So ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला, या आप इसे कहें हाई लो मेथड भी, क्योंकि एक हायर रेट है और एक लोअर रेट है, दोनों के दरमियान का एक रेट निकाला जा रहा है। इसे हाई लो मेथड भी कह सकते हैं कॉस्टिंग का आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इसे हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। इंटरपोलेशन कहते हैं दो रेट्स या दो चीजों के दरमियान कोई फिगर निकाली जाए, उसे स्टैटिस्टिकली इंटरपोलेशन कहते हैं, राइट। अच्छा, अब इस फॉर्मूले, ये तो सारी बेसिक्स आपने पढ़ी हुई है कैफ लेवल पे, मैंने थोड़ी सी रिफ्रेश करा दी। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स आइडियली शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बट टेक्निकली शुड नॉट बी मोर देन 5%। क्योंकि ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या करता है, इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप अज्यूम करता है। लेट से यहाँ आप करेंगे ना, तकरीबन आपके पास 10 के आसपास का ये रेट बता देगा आपको, तो समथिंग 9.9% के आसपास का ये रेट बताएगा आपको, राइट। कि ये इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप अज्यूम करता है। जबकि डिस्काउंट रेट और NPV के दरमियान जरूरी नहीं है कि इनवर्स रिलेशनशिप तो है, लेकिन इनवर्स जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो। यानी यूं कहिए, if this is my rate axis and this is my, देखिए मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, बीच में इसी को बना देता हूँ, इसको रेट एक्सिस कर देता हूँ, ये NPV एक्सिस कर देता हूँ, ये पॉजिटिव साइड, ये 0 और ये नेगेटिव साइड, राइट। अब क्या है,
कि लेट सपोज करें जैसे हमने यहाँ लिया 8% पे एनपीवी आ गई स्लाइटली पॉजिटिव, 0.5, और 10% पे हमने लिया तो आ गई स्लाइटली नेगेटिव, -0.6। जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जहां इसे क्रॉस करेगी हम कहेंगे ये वो रेट है जो मेरा IRR है, वो रेट जिस पे एनपीवी 0 हो गई। ये फॉर्मूला एक्चुअली इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर रहा है और उस बेसिस पे एक इंटरपोलेशन कर रहा है। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज डूइंग एक्चुअली। जी, अब ये चैट बॉक्स इनेबल हो गया है आपका, आप इसमें भी कमेंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मैं एक बहुत ही हायर रेट ले लूं और एक बहुत ही लोअर रेट ले लूं, मैं लेट से एक 2% का रेट ले लूं, तो मुझे पता है एनपीवी किसी प्रोजेक्ट है नॉर्मल तो पॉजिटिव ही आएगी, और एक बहुत बड़ा रेट ले लूं 30%। अब जितना बड़ा ये डिस्टेंस होगा उतनी बड़ी मैं एक स्ट्रेट लाइन अजम्पशन ले रहा हूँ, राइट। जितना छोटा डिस्टेंस होगा तो छोटे डिस्टेंस के लिए मैं स्ट्रेट लाइन अजम्पशन लूंगा। जो एनपीवी और IRR इनके दरमियान जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो जरूरी नहीं है इनवर्स रिलेशनशिप ये स्ट्रेट लाइन हो, ये एक्चुअली जनरली दिस इज लाइक अ दिस कर्व। अब ये अगर ऐसा कर्व है तो मैं छोटे डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लूं तो इट्स फाइन। मैं जितने बड़े डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन अज्यूम करूंगा उतना मैं आई विल बी फार फ्रॉम एक्चुअल्स, राइट, बिकॉज इट इज दिस इज ऑल्सो एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये स्ट्रेट लाइन इनवर्स रिलेशनशिप भी है। So the graph is between NPV and IRR is actually not a straight line. It's actually like this. जब आप डिफरेंट रेट्स पे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला उन दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर रहा है। तो जितना दो पॉइंट्स जो हमने लिए हैं वो जितना क्लोज टू IRR होंगे, यानी जितना उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होगा, उतना ही आपके लिए IRR एक्चुअल एक्यूरेट IRR आएगा, और जितना ये डिस्टेंस ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही इनएक्यूरेट IRR आएगा। और ये बात आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, क्लास लेक्चर्स में ये पूरी एक्सप्लेन की गई है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो ओपनिंग की है कि दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव कवर्ड इन द लेक्चर्स। तो अब हम करते ही हैं, जनरली जब हमें IRR कैलकुलेट करना होता है तो IRR को नेचुरली एट द एंड हमने डिस्काउंट रेट जो गिवन होता है, रिक्वायर्ड रेट जैसे आप कहें, उससे कंपेयर करना होता है कि IRR इज हायर देन द रिक्वायर्ड रेट, प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, IRR लोअर देन द रिक्वायर्ड रेट, तो फिर प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। तो अब IRR हो या NPV, कैश फ्लो तो हमने वैसे ही डिटरमिन कर लिए जैसे हमने डूज एंड डोंट्स पढ़े, चाहे वो NPV के लिए हो चाहे वो IRR के लिए हो। प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप IRR के थ्रू डिसीजन पे पहुंचना चाहें या NPV के थ्रू पहुंचना चाहें। तो जब आपने कैश फ्लोस बना लिए, अब आपने NPV निकालनी है तो आसान है, आपने रिक्वायर्ड रेट गिवन है, डिस्काउंट किया, NPV आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जब आपने IRR कैलकुलेट करना है तो अब आपने इस फॉर्मूले के थ्रू, आपको A चाहिए, आपको B चाहिए, तो जनरली व्हाट वी डू इज कि हम ये रिमोट ले आइएगा AC का। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारा जहाँ नहीं है, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है उससे हम डिस्काउंटिंग शुरू करते हैं। अगर हमारे रिक्वायर्ड रेट से हमने डिस्काउंटिंग की और NPV स्लाइटली पॉजिटिव आ गई तो हम 4-5 रेट हायर से जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो NPV ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। और अगर हमने रिक्वायर्ड रेट से डिस्काउंटिंग की और NPV हमारी जो है वो नेगेटिव आ गई स्लाइटली, तो हमने 4-5 रेट लोअर रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो NPV पॉजिटिव आ जाएगी। तो यूं A और B मिल जाएंगे हमें। लेकिन हमने डिस्काउंटिंग की अपने रिक्वायर्ड रेट से और NPV सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव आ गई, तो फिर हम 3-4% हायर रेट से डिस्काउंट करके देखें, क्योंकि
ए और बी के दरमियान डिस्टेंस उस वक्त कम होगा जब ए और बी क्लोजर टू IRR होंगे, यानी ए वो हो जिससे मार्जिनली पॉजिटिव एनपीवी आए और बी वो हो जिससे मार्जिनली नेगेटिव एनपीवी आए, राइट? दैट्स द वे IRR शुड बी कैलकुलेटेड। तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट हिट में ए या बी ना मिले, बहुत ही सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव एनपीवी आ गई, तो आपने कुछ और 4-5% हायर से डिस्काउंटिंग की और देखा अब थोड़ी रिलेटिवली कम पॉजिटिव एनपीवी आई है, तो उसको फिर आप ए बनाएंगे, फिर 5% और चले मैक्सिमम 6% आप ऊपर चले गए, आपने डिस्काउंटिंग की और देखा एनपीवी नेगेटिव आ गई, तो आपके पास ए और बी दोनों पॉइंट्स आ गए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? IRR इज एक्चुअल रिटर्न, इसको यस, IRR वो रेट है जो कि प्रोजेक्ट एक्चुअली ऑफर कर रहा है। जब मैं कहता हूं प्रोजेक्ट का IRR 16% है या 18% है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का IRR 16 है तो एग्जैक्टली 16% रिटर्न वो ऑफर कर रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट हो सकता है 12 हो, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 12 है तो प्रोजेक्ट इज गुड फॉर मी। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 22 है द प्रोजेक्ट इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि वो मुझे एक्चुअली 16 ऑफर कर रहा है। इज दिस क्लियर नाउ अब्दुल रऊफ? IRR is actually the return which is offered by the project, वो आपको actually क्या ऑफर कर रहा है। जी अब्दुल रऊफ, is this okay? चलिए अब हम आ जाते हैं, जब आप ये IRR की बेसिक कैलकुलेशन रिवाइज कर लेते हैं तो लेक्चर में फिर आप देखते हैं कि आपके पास एक और एरिया है। बेटा इसका जरा स्क्रीनशॉट लें और भेज दें। फिर NPV IRR कंपैरिजन की डिस्कशन की गई है। NPV IRR कंपैरिजन, जिसमें हमने पढ़ा है कि दोनों टेक्निक्स का एक मुकाबला कराया है, दोनों को हम जो है ना वो रिंग में ले गए हैं और दोनों का मुकाबला करवाया है, कंपैरिजन करवाया है NPV IRR का। अच्छा, उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं हमने डिस्कस की हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। NPV वर्सेस IRR एक कंपैरिजन करवाया गया, राइट? इन दोनों टेक्निक्स को कंपेयर किया गया। NPV की पॉजिटिव चीज ये है कि ना सिर्फ हमें ये बताती है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ ये भी क्वांटिफाई करती है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि किसी प्रोजेक्ट की NPV पॉजिटिव है, उससे तो ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट वायबल है। लेकिन जब मैं कहता हूं NPV पॉजिटिव 2 मिलियन है, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट करते ही मेरे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इन अ परफेक्ट एफिशिएंट वर्ल्ड 2 मिलियन से बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज 2 मिलियन पॉजिटिव NPV का मतलब कि प्रोजेक्ट मुझे अपना प्रिंसिपल भी देगा, रिक्वायर्ड रिटर्न भी देगा, ऑन टॉप कुछ सरप्लस देगा, और सरप्लस की आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन है। सो दिस इज लाइक एन इमीडिएट इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय 2 मिलियन। तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट भी क्वांटिफाई करके देती है NPV टेक्निक। IRR में मुझे ये चीज नहीं मिलती। जब मैं ये कहता हूं किसी प्रोजेक्ट का IRR 20% है और मेरा रिक्वायर्ड रेट जो है वो 15% है, तो मैं ये तो कह दूंगा कि प्रोजेक्ट इज वायबल।
लेकिन ये प्रोजेक्ट करके मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, मेरे शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी बढ़ेगी, ये नहीं पता चलता। ऑन द कॉन्ट्ररी IRR की एक ब्यूटी ये है, इट्स इजी टू एक्सप्लेन, स्पेशली अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। जो कि एनपीवी में नहीं है। अगर आप किसी नॉन फाइनेंस गाय, नॉन फाइनेंस तो छोड़े, अगर कोई आम आदमी लेमैन जो कि इतना एजुकेटेड भी नहीं है, उसको भी ये कह दें कि ये प्रोजेक्ट का IRR यानी एक्चुअल रिटर्न जो ये मुझे देगा वो 20 है और मेरा रिक्वायर्ड 15 है, तो कहेगा वेरी सिंपल, यू शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, है ना। यानी ये समझना समझाना आसान है, IRR को रिक्वायर्ड रिटर्न से कंपेयर करके बताना, रिजल्ट्स एक्सप्लेन करना उसके आसान है। Now compared to this, NPV के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना, लेट्स अज्यूम आप क्वालिफाई होते हैं, आप CFO बनते हैं और आपके पास मैनेजमेंट टीम में एक HR का बंदा है, एक इंजीनियर बैठे हुए हैं, एक IT के साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। And there is a management team and you are explaining and you are convincing the team about a project, telling them that this project has a positive NPV of इतने मतलब। अब आपके लिए समझाना और उनके लिए समझना रिलेटिवली मुश्किल है एनपीवी के थ्रू के प्रोजेक्ट वायबल इसकी है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न भी देगा, मुझे उसके अपना प्रिंसिपल भी देगा, फिर सरप्लस देगा, और सरप्लस की वो नहीं, आज की टर्म्स में डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, यू नो, इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन as compared to IRR, which is very very simple and easy to explain even to the non-finance guys, right? फिर NPV की और IRR को अगर हम कंपेयर करते चले, तो IRR में एक इशू आता है, मल्टीपल IRR प्रॉब्लम आता है यहाँ, जो कि एक प्रॉब्लम है, और यहां नो सच प्रॉब्लम, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट, ये एनपीवी का अनदर पॉजिटिव पॉइंट। यानी मल्टीपल रिजल्ट्स IRR में मिल सकते हैं आपको। कैसे? मैं एक नंबर्स लेता हूं आपकी इसी बुक से, जो कि फर्स्ट बुक है आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, जो कि आई एम श्योर आप सबको मिल भी चुकी होगी। मल्टीपल IRR का एक मैं डेटा लेता हूं। ये आ जाए, ये है पेज नंबर 95 इस बुक का। अब एक एग्जांपल इसमें गिवन है और भी एग्जांपल्स हम बना सकते हैं, बट जस्ट टू टेक दिस एग्जांपल फ्रॉम द बुक, जो आपकी हैंड आउट की हमने, आपको पहला वॉल्यूम है। लेट्स सपोज करें यू हैव गॉट कैश फ्लोज रुपीज इन 1000, 245 का आउटफ्लो यहाँ, 600 का इनफ्लो यहाँ और 360 का आउटफ्लो यहाँ। अब अगर आप देखेंगे और इसी इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उससे हम IRR निकालेंगे, तो इस प्रोजेक्ट का एक IRR आएगा 5.1%, और उसको चेक करने का तरीका ये, आप 5.1% से डिस्काउंटिंग करें और NPV 0 हो जाए, इसका मतलब है प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 5.1 ऑफर कर रहा है, तो 5.1 इज द IRR, इज द एक्चुअल रिटर्न। फिर आप इसी को 39.8% से डिस्काउंट करें, तो एक और IRR आ जाएगा इसका 39.8% से भी NPV 0 हो जाएगी। Now why is that? जनरली कैश फ्लोज जो हमारे प्रोजेक्ट के होते हैं, दे फॉलो अ नॉर्मल पैटर्न, कि आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आउटफ्लो होता है, फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इनफ्लोज, और फिर कहीं छोटा मोटा आउटफ्लो आ जाए, इट्स ओके।
लेकिन जब कहीं प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज इस सीक्वेंस में हो कि जब कैश फ्लोज अपनी साइन चेंज करें विथ मटेरियल नंबर्स मोर देन वंस, यानी एक तो आउटफ्लो होगा उसके बाद इनफ्लो, एक तो साइन चेंज हो गई ना, आउटफ्लो फॉलोड बाय इनफ्लोज, फिर अगर कोई मटेरियल आउटफ्लो आ जाए तो अब एक से ज्यादा आईआरआर आ गए, फिर मटेरियल इनफ्लो आ गए, फिर शायद तीसरा आईआरआर भी आ जाए आपके पास। अच्छा, आईआरआर टेक्निक में ये एक प्रॉब्लम है, क्यों है ये हम आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे, बिकॉज इसके अंदर एक सर्टेन री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन बिल्ट इन है जो आगे जिक्र भी होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एनपीवी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखें आईआरआर में जब ये प्रॉब्लम आ गया तो अब आप मुझे बताएं, अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट है इस 15%, तो अब मैं आईआरआर के थ्रू फैसला कैसे करूं? मैं इसको आईआरआर, ये दोनों आईआरआर ठीक है, इनमें से कोई गलत आईआरआर नहीं है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, राइट। इसके अंदर बिल्ट इन अजम्पशंस हैं जो नजर नहीं आ रही, इनविजिबल अजम्पशंस हैं इस कैलकुलेशन के अंदर, जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। डी इन्वेस्टमेंट रेट की एक अजम्पशन है। अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मैं कहता हूं रिक्वायर्ड ये है, एक्चुअली ये ऑफर कर रहा है ना ये प्रोजेक्ट ना किया जाए, वी शुड नॉट इन्वेस्ट, इसको देखता हूं तो कहूंगा नो। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो कहूंगा वाह वाह क्या प्रोजेक्ट, उछल उछल के करें, यस वी शुड इन्वेस्ट, एक्चुअली ऑफर कर रहा है 39.8, रिक्वायर्ड है 15, है ना। तो अब इसमें डिसीजन मेकिंग गलत होने का चांस है ना। लेकिन एनपीवी में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी। 15% से जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो या एनपीवी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, एक ही आएगी, दो एनपीवीज कभी नहीं आ सकती, एक से जायद एनपीवीज नहीं आ सकती, एक से जायद आईआरआर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम, एंड दिस हैपेंस इन दोस प्रोजेक्ट्स व्हेन कैश फ्लोज चेंज देयर साइन विद मटेरियल नंबर्स मोर देन वंस, राइट। जैसे एक तो कैश फ्लो साइन चेंज करते हैं, आउटफ्लो फॉलोड बाय इनफ्लोज, बट देन आउटफ्लोज फॉलोड बाय इनफ्लोज एंड अगेन फॉलोड बाय आउटफ्लोज, तो उसने एक से ज्यादा बार अपनी साइन चेंज की विद मटेरियल नंबर्स, फिर अगर उसके बाद अगेन विद मटेरियल सिग्निफिकेंट इनफ्लोज आ जाए, ठीक है, तो एक और आईआरआर भी आ सकता है। तो मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम कहलाता है ये। एनपीवी टेक्निक में ये प्रॉब्लम नहीं आता। देखें हर टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस है ना, तो ये कहें कि ये आईआरआर टेक्निक की एक लिमिटेशन है, राइट। जिनको आईआरआर से मोहब्बत थी उन्हें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है ना। ये भी बहरहाल एक लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन एक सर्टेन सिचुएशंस में आती है, हमें पता होना चाहिए। एनपीवी का फायदा ये है कि एनपीवी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसलिए हम कहते हैं एनपीवी में नो सच प्रॉब्लम। फिर जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन। इन दोनों के दरमियान, और यहाँ एक चीज कहलाती है, इसी के साथ लिंक टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस भी किया था शुरू में, एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट, ये एक्सप्लेन किया गया है आपको, एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट, राइट। और उसी के अंदर छुपा है इसका भी आंसर कि व्हाई यू कैन हैव मोर देन वन आईआरआर्स। अब मल्टीपल आईआरआर का इशू और एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट, फिर यहीं से निकलता है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड आईआरआर। ये क्या है? ये वो चीज है जो मैं समझता हूं कि मुझे अभी यहां एक्सप्लेन कर लेनी चाहिए। दोनों टेक्निक सर्टेन री इन्वेस्टमेंट रेट की अजम्पशंस अपने अंदर लिए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी करते हुए और कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर करते हुए आपको ये अजम्पशन नजर नहीं आती, लेकिन ये अजम्पशन दोनों के अंदर बिल्ट इन है। कैसे बिल्ट इन है मैं भी इसे अनलॉक करके दिखा दूंगा आपको, और अभी आपको विजिबल कर दूंगा वो कैलकुलेशन के थ्रू, जो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको ये कन्फ्लिक्ट क्या है ये भी समझ में आएगा, और ये मॉडिफाइड आईआरआर। यहाँ तक आप पहुंचे, कोई चीज कॉपी करनी है कॉपी करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, लगाएं, फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक सबको सारी बात समझ में आ गई? पहले ये बताएं, तो फिर आगे मजेदार बात डिस्कस करते हैं, एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट। जी, जिन दोस्तों को ये बातें सारी समझ में आ गई वो जरा यस लिखें चैट बॉक्स में, और जिनको नहीं समझ में आई वो क्वेश्चन पूछें।
जी सिर्फ 3 लोगों को समझ में आया है, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? गुड। तो ये तो कुछ तो बेसिक्स थे जो आप कैफ लेवल में कवर कर चुके हैं। ये वाला एरिया अभी आपने कवर नहीं किया कि रीइन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन क्या है, एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और मॉडिफाइड आईआरआर ये नया एडिशनल एरिया है इसी का जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ये आपने कैफ में नहीं पढ़ा, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आई एम श्योर आपने, कुछ लोगों ने जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने ये सब चीज़ें देख भी ली होंगी, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ एवरीबडीज बेनिफिट हम इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी इसी बुक जो वॉल्यूम 1 है इसमें एक नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 97 है ना, उसी की एग्जाम्पल को यूज करके मैं एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट और ये डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस क्या है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसके पीछे अंडरलाइंग रीजन डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस हैं क्या, और फिर उसी के साथ लिंक्ड है कि अल्टीमेटली मॉडिफाइड आईआरआर क्या चीज है। फिर वहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है एमआईआरआर या मॉडिफाइड आईआरआर का, हमारी अपनी पसंद का कस्टमाइज्ड आईआरआर, हाँ वो हम डिस्कस करते हैं। अब आप अपने पास कैलकुलेटर और अपनी नोटबुक रखें और ये डेटा कॉपी करें। प्रोजेक्ट ए, इसके ये कैश फ्लोज है। क्या कैश फ्लोज हैं? 10 मिलियन इनिशियली आउटफ्लो, फिर 12 मिलियन का इनफ्लो, फिर 0.625 का इनफ्लो, राइट। अब आप, हमारा रिक्वायर्ड रेट है 10%, आप 10% से डिस्काउंटिंग करें और मुझे एनपीवी बताएं क्या आती है इसकी, इन कैश फ्लोज की। करें डिस्काउंट और मुझे एनपीवी बताएं। सब करें डिस्काउंट 10% से इन कैश फ्लोज को, बड़े सिंपल कैश फ्लोज हैं, इसे डिस्काउंट करेंगे 1.1 से, इसे डिस्काउंट करेंगे 1.1 पावर 2 से, और फिर अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करने के बाद मुझे एनपीवी बताएं क्या आ गई। करें सब कैलकुलेट, लिखें चैट बॉक्स में क्या एनपीवी आ गई। जी सारे दोस्त बताएं क्या एनपीवी आ गई। राइट, पॉजिटिव 1.42 या 43 मिलियन, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव 1.426, पॉजिटिव 1.43, पॉजिटिव 1.42 कहें, इट्स ओके। तो एनपीवी पॉजिटिव मींस प्रोजेक्ट इज वायबल, राइट। अब इसी प्रोजेक्ट का जब आप आईआरआर निकालेंगे तो आपके पास इसका आईआरआर आएगा एग्जैक्टली 25%, और उसको अभी आप चेक ये करें कि 25% से इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें और देखें इन 25% पे एनपीवी 0 हो जाती है तो यकीनन ये आईआरआर है। चेक करें सब, और 25% से डिस्काउंट करके मुझे बताएं क्या आपकी एनपीवी 0 हो रही है, तो कंफर्म हो जाएगा कि यस 25% इज द आईआरआर। जी फरहान आपने कर लिया, बाकी दोस्त भी करें, 25% से डिस्काउंट करें और देखिए एनपीवी 0 होती है। यस 0 हो गई। अच्छा आप देखें, चाहे मैं सिंगल प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट का इंडिपेंडेंट एनालिसिस करूं तो मैं कहूंगा एनपीवी भी कह रही प्रोजेक्ट इज वायबल,
पॉजिटिव एनपीवी, आईआरआर ऑल्सो ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, दोनों बातें मुझे क्या कह रही, प्रोजेक्ट इज वायबल, फाइनेंशियली वायबल, प्रोजेक्ट इज वायबल। तो यूं एनपीवी और आईआरआर में कोई तजाद नहीं है, एक प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट असेसमेंट में इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब एक और प्रोजेक्ट में ले लेता हूं, बल्कि यहीं ले लेता हूं, प्रोजेक्ट बी, इसके भी यही नंबर बना देता हूं 0, 1, 2, प्रोजेक्ट बी, और उसमें भी 10 मिलियन का आउटफ्लो है शुरू में, फिर 1 मिलियन का इनफ्लो है, फिर 13.2 मिलियन का इनफ्लो है ईयर 2 में। अब इसे आप 10% से डिस्काउंट करें, रिक्वायर्ड रेट यहां भी आपका 10 है, और मुझे बताएं एनपीवी क्या आ गई, सब कैलकुलेट करें और एनपीवी बताएं। जी 1 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। जब आप इससे डिस्काउंट करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी आपके पास 1.81 या 1.82 मिलियन पॉजिटिव, 1.82 मिलियन। फिर आप चेक करें, ये मैं आपको बता रहा हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, कि 20% से आप डिस्काउंट करें और देखें क्या 20% पे एनपीवी 0 हो रही है। अगर एनपीवी 0 हो जाए इसका मतलब है 20% आईआरआर है इस प्रोजेक्ट का, ये भी चेक कर लें। जी मोहम्मद, इसको भी चेक करें। जी 0 आ गई, तो इसका मतलब है इसका आईआरआर 20% है, और आईआरआर को मैं कंपेयर करूं रिक्वायर्ड रेट से, तो रिक्वायर्ड रेट वही 10%। इसको भी देखूं पॉजिटिव साइन से, इसको भी देखूं, दोनों से मतलब क्या है, प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल ऑन एन इंडिपेंडेंट बेसिस। एक प्रोजेक्ट को जब भी देखेंगे एनपीवी पॉजिटिव है तो आईआरआर यकीनन रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा होगा, यहां भी ऐसा ही है। और अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो आप देखेंगे आईआरआर रिक्वायर्ड रेट से कम होगा। अब आइए कॉन्फ्लिक्ट कहां है, कॉन्फ्लिक्ट यहां है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। मैं इनकी एनपीवी देखूं, इसकी एनपीवी है पॉजिटिव 1.43, इसकी एनपीवी है पॉजिटिव 1.82। आईआरआर देखूं तो इसका आईआरआर 25% और इसका आईआरआर है 20%। एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त अराइज हो सकता है व्हेन वी कंपेयर एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज। अगर दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हों और उनकी प्रायोरिटाइजेशन करनी हो, उनका कंपैरिजन करना हो, तो ऐसा मुमकिन है कि एनपीवी एक नतीजा दे और आईआरआर उसके बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा दे कंपैरिजन में। इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हुए कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगा। एनपीवी पॉजिटिव, आईआरआर मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, एनपीवी नेगेटिव, आईआरआर वुड बी लेस देन रिक्वायर्ड रेट, ये बात तय है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आ रहा है जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जहाँ देखिए, अगर मुझे ए या बी में से फॉर एनी रीजन कोई एक चूज करना हो, it may be because I have limited funds और मुझे किसी एक में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, it could be because they are mutually exclusive, मैं कर ही एक सकता हूँ, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, या दोनों प्रोजेक्ट एक ही ज़मीन है, या मैं इस पे बनाऊंगा 5 स्टार होटल या मैं बनाऊंगा कोई और शॉपिंग प्लाजा। तो अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, एक ज़मीन पे एक ही काम होगा, राइट। तो एनपीवी कह रही है कि ये बेहतर, बी बेहतर, बी बेहतर, बी बेहतर। आईआरआर टेक्निक क्या कह रही है, ए बेहतर, ए बेहतर, ए बेहतर।
ये आ गया एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट। आईआरआर टेक्निक कह रही है ए हैज अ कंपैरेटिवली बेटर आईआरआर देन बी। एनपीवी की बेसिस पे कहते हैं तो कहते हैं बी हैज अ कंपैरेटिवली हायर एनपीवी, तो वी शुड गो विथ बी, राइट। अब दिस इज कॉल्ड एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट इन प्रायोरिटाइजेशन। इसका नाम है एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स को डिफरेंटली रैंक क्यों कर रहे हैं? इट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ this conflict arises because of different reinvestment rate assumptions built into these techniques. इन दोनों के दरमियान डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट की assumption है। ये रीइन्वेस्टमेंट रेट की assumption क्या है और दोनों के अंदर क्या assumption है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक आप पहुंचे, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? और अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो यस लिखें, मुझे नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन पूछें। गुड। अब देखिए एनपीवी टेक्निक के अंदर क्या असम्पशन बिल्ट इन है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। एनपीवी टेक्निक assumes that project cash inflows generated can be reinvested at required rate during the project life. Of course project life तक की सारी बात है, उसके आगे हम जाते नहीं हैं। एनपीवी टेक्निक ये अज्यूम कर रही है, अब ये नजर नहीं आ रहा आपको, अब मैं एक चीज कर रहा हूं, आप देखेंगे तो समझ में आएगी बात। बेटा कैलकुलेटर भी ले आइए मेरे लिए। एक कैलकुलेटर ले आइए प्लीज जल्दी से, रखें और क्लास में कैलकुलेटर रखा करें हमेशा। जी जल्दी से जाइए। अब देखिए इस प्रोजेक्ट की लाइफ 2 साल है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ कैश फ्लो जनरेट होंगे। हम कह रहे हैं ओवर द 2 ईयर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मुझे ये अल्टीमेटली एनपीवी जनरेट करके देगा कितनी? पॉजिटिव 1.43 की। ये पॉजिटिव 1.43 की फिगर, इसके अंदर एक असम्पशन शामिल है कि ये जो कैश फ्लो जनरेट हुआ वी विल शुड बी एबल टू री इन्वेस्ट इट at 1.1%, यानी at 10% at least for 1 year. We should be able to reinvest it at our required rate. तो आप 1.1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगी फिगर 13.2। ये टोटल बन गया 13.825। इसे आप डिस्काउंट करें 1.1 पावर 2 से, तो ये फिगर बनती है आपकी 11.43। जब जाके बनेगी एनपीवी पॉजिटिव 1.43 मिलियन। जरा सब चेक करें, ये जो 1.43 की एनपीवी है ये उस वक्त रियलाइज होगी जब ना सिर्फ ये कैश फ्लो जनरेट हो बल्कि यू आर एबल टू री इन्वेस्ट दिस कैश फ्लो एट योर रिक्वायर्ड रेट, जो कि यहाँ 10% है तो हमने 10% लिया। इफ फॉर एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू री इन्वेस्ट इट एट 10%, और लेट सपोज करें यू आर ओनली एबल टू इन्वेस्ट इट एट 6%। अगर आप 10% से इसे इन्वेस्ट ना कर सके और ओनली 6% पे आपने इसे री इन्वेस्ट किया है ना, तो ये फिर 1.06 की फिगर हो जाएगी। फिर ये फिगर क्या होगी जरा कैलकुलेट करें।
ये 12 इंटू 1.06, ये फिगर बन जाएगी 12.72। ये फिगर क्या बन जाएगी फिर, प्लस 0.625, ये फिगर बन जाएगी 13.345। इसे अब डिस्काउंट करें विद 1.1 पावर 2 से, तो अब ये बन जाएगी फिगर 11.03। तो ये फिगर बन जाएगी पॉजिटिव 1.03 मिलियन। सबके पास आ रही है ये फिगर? यस, पॉजिटिव 1.03, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.43 की एनपीवी है ना, कि भाई ये मुझे मिलेगी ये मिलेगी जरूरी नहीं है कि अच्छा अगर मुझे कैश फ्लोज मिल गए तो ये एनपीवी मुझे रियलाइज हो जाएगी। नो, ये कैश फ्लोज मिल गए, यस, वन सेकेंड, आई शुड बी एबल टू री इन्वेस्ट दिस कैश फ्लो एट बाय रिक्वायर्ड रेट। इसको फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कहा जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। योर एबिलिटी टू री इन्वेस्ट द कैश फ्लो एट योर रिक्वायर्ड रेट। अगर आप इसे 10% पे इन्वेस्ट ना कर सके तो ये एनपीवी आपको नहीं मिलेगी, उतना सरप्लस जनरेट नहीं होगा जिसकी पीवी ये बन जाए। और अगर आप इससे ज्यादा पे इन्वेस्ट कर गए तो एनपीवी इससे ज्यादा भी हो सकती है। बट दिस इज अ री इन्वेस्टमेंट रेट असम्पशन which is built into these workings। और वो assumption क्या है वो हमने लिख दी कि एनपीवी टेक्निक assumes करती है कि जो भी कैश फ्लो जनरेट होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ, you should be able to reinvest it at the required rate till the end of the project। ये इसके अंदर assumption ये built in है। ऐसे ही आप प्रोजेक्ट बी के लिए भी चेक करके देख लें और मुझे कंफर्म करें, तो फिर मैं IRR टेक्निक के अंदर जो assumption है उसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये वाला हिस्सा कॉपी करें और भेज दें। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई तो मुझे ओके करें। Is this clear to everyone? This reinvestment rate assumption, right? और ये सारी मजीद डिटेल में, इससे ज़्यादा बेहतर डिटेल में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है। यहाँ मैं इसे क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ और रिफ्रेश करा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, अब देखिए ऑन द कॉन्ट्ररी जो IRR टेक्निक है वो क्या अज्यूम करती है? IRR technique, on the contrary, assumes that project cash flows can be reinvested at IRR during the project life। अब इस प्रोजेक्ट ए का जो IRR 25% आया, ये 25% इज सब्जेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन मैं जब इसको एक्सप्लेन जनरली कैलकुलेशन करते हुए ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। ये प्रोजेक्ट ए ही को हम लेके चल रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस सेम के लिए। ये 10, ये 12, ये 0.625। अब इसका जो IRR 25% आया था ए का, वो इस बेसिस पे है कि यू वुड बी एबल टू री इन्वेस्ट दिस 12 एट 25%, यानी वैसे 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फिगर बन जाती है ये 12 की। जरा करें और देखें, 12 इंटू 1.25 15, तो दिस शुड बिकम 15.625। अब इसको मैं S बना लूं, इसको P बना लूं और IRR ऐसे निकालूं, दो कैश फ्लोज होते हैं तो IRR
कैलकुलेट करना आसान है, 1 + i पावर 2। तो जब आप i निकालेंगे तो 25% की फिगर आएगी, आप चेक कर लें, सब कैलकुलेट करके इसको चेक करें और मुझे बताएं। 15.625 डिवाइडेड बाय 10 और इसका अंडर रूट निकालें। और -1 करें तो 25% आ गया। तब करें इसको, लेट्स मेक दिस, ये हमने वही फॉर्मूला यूज किया, S = P 1 + i की पावर n। अब मैंने प्रोजेक्ट के जितने कैश फ्लोज थे उनको 2 कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, इसको P, ये बन गया S, तो मेरे लिए IRR निकालना आसान हो गया, राइट। लेकिन अब आप देखिए ये 25% उस वक्त जब आप कह रहे ना कि मुझे प्रोजेक्ट 25% का एक्चुअल रिटर्न देगा, ये IRR की एक स्टेटमेंट हो गई। इस स्टेटमेंट के पीछे जो इनविजिबल अजम्पशन है वो ये है कि यू वुड बी एबल टू रीइन्वेस्ट दिस 12 फॉर एटलीस्ट अ ईयर एट 25%। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, you will not get an actual return of 25%. That's called reinvestment risk. जो फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना और इन्वेस्टर को किसी को दिखा दिया कि जी इसका एक्चुअल रिटर्न ये है या एनपीवी ये है, that NPV or IRR is subject to you being able to reinvest the cash flows at a particular rate, right? It's not a blind or a blank check कि होगी ही होगा, ये रेट मिलेगा ही मिलेगा। ये मिलेगा उस वक्त जबकि कंडीशन पूरी होगी दो, एक तो कैश फ्लोज रियलाइज हो, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि रियलाइज कराए, इंश्योर करें मैनेजमेंट का, और दूसरा उनको रीइन्वेस्ट भी कर सकें आप एट दैट रेट। अब अगेन अगर मैं इसको 25% पे रीइन्वेस्ट नहीं कर सका फॉर सम रीजन और मैं 6% पे ही मैंने रीइन्वेस्ट किया, तो देखें फिर IRR क्या बनता है, IRR का हशर क्या होता है। फिर देखें आप 12 × 1.06, तो ये फिगर बन जाएगी 12.72 और ये बन जाएगी 13.345। अब ये बन जाएगी 13.345। क्या IRR आ जाएगा, फिर IRR बन जाएगा 15.5%। ये बन जाएगा IRR। जरा सब चेक करें कि अगर इफ यू आर ओनली एबल टू रीइन्वेस्ट दिस कैश फ्लो एट 6% इंस्टेड ऑफ 25%, अगर आपने सिर्फ 6% में से इन्वेस्ट किया तो आपका एक्चुअल रिटर्न 25 से कम होके सिग्निफिकेंटली कितना बन जाएगा, सिर्फ 15.5। ये जरा सब चेक करें और मुझे कंफर्म करें कि फिगर आ रही है आप सबके पास। सारे लोग कैलकुलेट करें और मुझे कंफर्म करें। यासिर आप भी बताएं, जफर आप भी बताएं, सारे लोग बताएं। खान साहब आप भी बताएं, बहुत सारे लोग जो हैं मौजूद सब बताएं। राइट अच्छा जी, तो अब देखें कि ये दो डिफरेंट अजम्पशंस हो गई रीइन्वेस्टमेंट की। एनपीवी टेक्निक अज्यूम कर रही है कि यू वुड बी एबल टू रीइन्वेस्ट the cash flows at required rate, reinvestment rate equal to required rate। ये अज्यूम कर रही है टेक्निक reinvestment rate IRR। यहाँ reinvestment rate assumption है कि reinvestment rate क्या होगा, reinvestment rate is equals to required rate है। यहाँ assumption है reinvestment rate is equals to IRR, equal to IRR, right? अब कौन सी assumption बेहतर है वो हम डिटरमिन करेगी कि किस टेक्निक को हम प्रेफर करें किसके ऊपर। तो हम जनरली ये कहते हैं बात कि एनपीवी टेक्निक की जो assumption है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक है,
क्योंकि कंपनी की कोशिश ये एटलीस्ट तो होगी ही होगी जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है कि जो कैश फ्लो जनरेट हो उन्हें दोबारा री इन्वेस्ट कर सकें, फ्लो बैक कर सकें एट रिक्वायर्ड रेट। ये assumption कि we would be able to reinvest at IRR, it looks a bit more challenging and difficult and not very practical. अगर IRR 25% है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि we will be able to reinvest at 25%। अगर IRR 20% है तो we are assuming we will be able to reinvest at 20%। If that's the case in a project, एक recurring nature का प्रोजेक्ट है और जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं उसी रेट पर रीइन्वेस्ट होते जा रहे हैं तो ठीक है, जो कि जनरली it is difficult to assume. Mostly what is practical and pragmatic is or conservative assumption क्या है जो NPV टेक्निक की है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ऐसा कन्फ्लिक्ट आए और उस कन्फ्लिक्ट की बुनियादी वजह ये डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस हैं, अगर ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हम एनपीवी की प्रायोरिटाइजेशन और रिजल्ट को सुपीरियर मानते हैं, उसको प्रेफर करते हैं बिकॉज वी थिंक द अजम्पशन व्हिच इज बिल्ट इनटू एनपीवी टेक्निक is better, is more practical, is more pragmatic as compared to the IRR technique. Is that okay? जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें? राइट अब आइए जब हमने ये बात समझ ली और हमें ये क्लैरिटी आ गई कि ये री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन के री इन्वेस्टमेंट रेट इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट इज बेटर, तो फिर हम एक ऐसा IRR निकालते हैं जिसके अंदर भी ये अजम्पशन हो कि we would be able to reinvest at required rate। अगर हम इस assumption के साथ IRR निकालें तो उस IRR का नाम है modified IRR, MIRR। IRR with the assumption that we will be able to reinvest cash flows at required rate, यानी same assumption which is built into the NPV technique, that IRR is called modified IRR। तो यहीं इस conflict के बाद एक कॉन्सेप्ट निकलता है मॉडिफाइड IRR का। मॉडिफाइड IRR मॉडिफाइड IRR, MIRR भी जिसे कहते हैं, IRR calculated with the assumption that reinvestment rate will be equal to required rate। यानी यूं कहिए IRR with same reinvestment rate assumption that is built into NPV technique। Same reinvestment rate assumption। Yes, MIRR solves the problem of multiple IRR। MIRR किसी भी प्रोजेक्ट का एक ही निकलेगा, मल्टीपल नहीं निकल सकते। मैं भी आता हूं उस पर। तो अब मैं प्रोजेक्ट ए का अगर MIRR निकालूं
उसी प्रोजेक्ट ए का दोबारा वही कैश फ्लोज लेता हूँ। फिर यही सारा काम आप प्रोजेक्ट बी पे भी करेंगे। मैं एक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ 12.625। अब अगर मैं एक ऐसा IRR निकालूं, अच्छा याद रखिए इंपॉर्टेंट बात, चाहे एनपीवी हो, चाहे IRR हो, चाहे मॉडिफाइड IRR हो, नेट कैश फ्लो सबके एक जैसे निकलेंगे। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन एक जैसी होती है until the calculation of net cash flows, वही रेलेवेंट, इररेलेवेंट, टैक्स इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन वगैरह वो सब एक ही तरीके से निकलेंगे। नेट कैश फ्लोज प्रोजेक्ट के निकलने के बाद का प्रोसेस तीनों का डिफरेंट है। एनपीवी में हम डिस्काउंटिंग करते हैं, IRR में हम इंटरपोलेशन करेंगे, और मॉडिफाइड IRR की कैलकुलेशन तो एक्चुअली IRR से भी आसान है। मॉडिफाइड IRR में हम ये करते हैं कि सारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को दो कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ये P बन गया और दूसरा हमने री इन्वेस्ट करवाया। IRR में तो हमें पता ही नहीं है ना कि री इन्वेस्टमेंट रेट है क्या, जब तक कि IRR कैलकुलेट ही ना हो जाए। IRR कैलकुलेट होगा तो हमें पता होगा कि अच्छा इसी रेट पर री इन्वेस्टमेंट होगी। IRR टेक्निक का प्रॉब्लम ये है। MIRR में तो मुझे पता है री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, 10%, तो मैं इंटू 1.1 करूं, दिस बिकम्स 13.2, दिस बिकम्स 13.825, राइट। इसे बना दूं S। सुन रहे हैं सब गौर से? 12 इंटू 1.1, 13.2 प्लस 0.625, 13.825। अब मैं S इज इक्वल टू P 1 प्लस I के फॉर्मूला से मैं निकाल लूं क्या IRR, और ये वो IRR है जिसे हम कह रहे हैं मॉडिफाइड IRR, मेरी पसंद का IRR, राइट, डिवाइडेड बाय 10, राइट, -1 करूं तो मॉडिफाइड IRR क्या आ गया, सब कैलकुलेट करें, 17.6 आ गया। I is 17.6%, यही तो है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड IRR, MIRR। यानी मैंने क्या किया, 12 इंटू 1.1 मैंने से री इन्वेस्ट करवाया एट द रिक्वायर्ड रेट, 13.825 डिवाइड बाय 10, फिर इसका अंडर रूट लिया और इसे -1 कर दिया। तो ये जो रेट आ गया मेरे पास 17. 17.6%, राइट। 17.58 कहें, 17.6 कहें, राउंड ऑफ करके। ये कौन सा IRR है? दिस इज नॉट अ नॉर्मल IRR, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मॉडिफाइड IRR, राइट। क्यों? क्योंकि इट्स एन IRR विथ माय फेवरेट या आर फेवरेट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन। जनरल IRR कैलकुलेशन के अंदर तो री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन क्या है कि जो प्रोजेक्ट का IRR है कैश फ्लोज उसी के हिसाब से फ्लो बैक होते रहेंगे, और MIRR में हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट द रिक्वायर्ड रेट। अब ऐसे ही आप प्रोजेक्ट बी का भी MIRR कैलकुलेट करें, फिर इसको सम अप करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। जी, प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज क्या थे, 0, 1, 2 रुपीज मिलियन, यहाँ 10, यहाँ गालिबन 1 और यहाँ क्या था 13.2। अब यहाँ भी हम इसे री इन्वेस्ट कराएं एट 10% के हिसाब से, तो ये बन जाएगा 1.1, दिस विल बिकम 14.3। अगेन इसे बनाएं P, इसे बनाएं S, तो 14.3 इज इक्वल टू 10, 1 प्लस I पावर 2, तो I कैलकुलेट करें, क्या आ गया I, सब कैलकुलेट करें।
19.6% आ गया। तो ये 19.6% क्या है? यही तो है मॉडिफाइड IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी, मॉडिफाइड IRR। अब देखें, अगर हम इन सारी बातों को इसका स्नैपशॉट लें तो फिर मैं इसे एक समरी टेबल बनाऊं। अब देखें, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, एनपीवी हमने निकाली तो इसकी शायद पॉजिटिव 1.43 आई थी और इसकी एनपीवी आई थी पॉजिटिव 1.82। IRR निकाला था तो 25%, इसका 20%, और जब हम MIRR अब निकाल रहे हैं तो MIRR इसका आ गया 17.6% और इसका 19.6%। री इन्वेस्टमेंट रेट क्या क्या अज्यूम्ड है यहाँ अज्यूम्ड है रिक्वायर्ड रेट इस टेक्निक में, यहाँ अज्यूम है IRR, यहाँ अज्यूम्ड है रिक्वायर्ड रेट। आप देखें, एनपीवी टेक्निक कह रही थी बी बेहतर, IRR टेक्निक कह रही है ए बेहतर, और MIRR फिर कह रही है बी बेहतर। जैसे ही आपने री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन सेम कर दी, आपका नतीजा सेम आ गया। तो आपको कंफर्म भी हो गया इस कन्फ्लिक्ट, इस फसाद, इस झगड़े का जो रीजन था वो डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस थी। और अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन में सेम कर दूं, MIRR में वही है, तो सेम प्रायोरिटी आ गई। एनपीवी टेक्निक भी कह रही है बी बेहतर, MIRR टेक्निक भी कहती है बी बेहतर, क्योंकि दोनों में री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन सेम है, विच इज रिक्वायर्ड रेट। IRR टेक्निक में सिर्फ डिफरेंट है, तो इसलिए उसका नतीजा डिफरेंट है। इसको कॉपी करें और इसको भेजें। तो यहां तक सारी बात सबको क्लियर हो गई। Is this okay with everyone? कि हमने पहली बात ये पढ़ी, हम एनपीवी IRR कंपैरिजन है, कंपैरिजन करते हुए हमने एक पॉइंट पढ़ा कि एनपीवी एंड IRR टेक्निक्स बाज़ औकात डिफरेंट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे आपको पहुंचा सकती हैं। कि अगर हम एक से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें फाइनेंशियली वायबल को, तो हो सकता है एनपीवी टेक्निक कहे कि एक बेहतर है और IRR कहे कि दूसरा बेहतर है। तो उस कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स का जो वजह है, उसकी जो वजह जी, इस कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स की जो वजह है वो हमने कहा वो डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस हैं जो कि इनके अंदर बिल्ट इन है, जो हमें नजर नहीं आती, सॉर्ट ऑफ इनविजिबल अजम्पशंस हैं इनके अंदर। NPV technique assumes that you will be able to reinvest cash flows at required rate. IRR technique assumes you will be able to reinvest at the IRR of the project. और फिर हमने कहा कि बेहतर अजम्पशन NPV की है, तो क्यों ना एक ऐसा IRR निकालें जो उसी बेहतर अजम्पशन के साथ हो, यानी IRR calculated with the same assumption that is built into NPV, that, और वो क्या कि required rate पे ही री इन्वेस्टमेंट होगी। और उस IRR को हम कहते हैं, ये अपना टेलर मेड कस्टमाइज्ड IRR है हमारा, एंड वी कॉल इट MIRR मॉडिफाइड IRR। और अगर हम ऐसा कर लें तो हम देख लेंगे कि फिर NPV और MIRR में आपको कोई कन्फ्लिक्ट कभी भी नजर नहीं आएगा। तो ये बात हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ ली। फिर मैंने आपको ये कहा कि चाहे NPV हो, चाहे IRR हो, चाहे MIRR हो, तीनों की जो कैलकुलेशन में कैश फ्लो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम होगी, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। अच्छा, दूसरा मॉडिफाइड IRR जस्ट लाइक NPV, वो भी किसी भी प्रोजेक्ट का एक ही निकलेगा, चाहे कुछ भी कैश फ्लो पैटर्न हो। IRR मल्टीपल हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स के, अगर उनकी कैश फ्लोज की साइन एक से ज़्यादा बार चेंज हो रही हो, लेकिन MIRR अगेन एक निकलेगा, क्योंकि MIRR में आप री इन्वेस्ट कराएंगे एक पर्टिकुलर रेट पे,
और जब आप MIRR निकालेंगे तो एक ही प्रोजेक्ट का निकलेगा, और MIRR also solves the problem of multiple IRRs. From an exam perspective, आपको IRR कहे तो आप IRR कैलकुलेट करेंगे, MIRR भी पूछता है, MIRR पूछे तो MIRR कैलकुलेट करेंगे. Calculation of MIRR, modified IRR is simpler than IRR, क्योंकि MIRR में हमें रीइन्वेस्टमेंट रेट पता है, हम सारे कैश फ्लो जो होंगे ये टाइम जीरो के कैश फ्लो को आप P मान लें, बाकी सारे कैश फ्लोज को रीइन्वेस्ट करा के एंड पे ले जाएं और एक S बना दें उन सबको सम करके. वो S बन गया, ये P दो कैश फ्लोज बन गए, तो फिर आपके लिए I यानी MIRR निकालना आसान है. इज दैट ओके? यहाँ तक कोई चीज़ अगर किसी को डिस्कस करनी है तो कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये सारा ऑफ कोर्स टॉपिक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में और डिटेल में है, यहाँ मैंने इसे क्विकली एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज दिस इज़ वन एरिया जहाँ बाज़ औकात लोग स्ट्रगल करते हैं इसके कॉन्सेप्चुअली समझने में. बाकी फ्रॉम अ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव MIRR मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इज इवन सिंपलर देन IRR. तो इफ दिस इज ओके, यहाँ तक सब पहुँच गए तो मुझे ओके लिखें, और फिर हम डिस्कस करते हैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस. अच्छा अब आइए, इसके बाद आपके पास जो लेक्चर्स अपलोडेड थे उनमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया, एक टॉपिक जो है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस. एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस क्या है? जनरली इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस and of course in some cases commercial organizations also face these decisions, normal trading organizations, but industrial and manufacturing organizations में जी एक क्वेश्चन किसी ने MIRR के बारे में पूछा है. लेट सपोज करें, मैं भी कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ. आपने कहा कि अगर 5 साल के कैश फ्लोज हैं, एक कैश फ्लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और एक यहाँ आउटफ्लो है, तो अगर हम इसको ले जाएंगे यहाँ, यस, इसको इंटू 1.1 पावर 4 करेंगे, ईयर 1 तक तो मौजूद है ये, इसे यहाँ ले जाएंगे और कहेंगे इंटू 1.1 पावर 3, इसे 3 साल आगे ले जाएंगे, इसे ले जाएंगे इंटू 1.1 पावर 2, और इसे ले जाएंगे इंटू 1.1. इसे ले जाने की जरूरत ही नहीं है. इज दैट ओके मोहम्मद? ठीक है, तो अब यहां जब इन सबको सम कर देंगे, अल्टीमेटली दिस विल बिकम S, दिस विल बिकम P, और अब आप जब S इज इक्वल टू P 1 प्लस I करेंगे तो पावर नेचुरली 5 रखेंगे, 5 साल का वो है, तो ये जो I आ जाएगा तो ये आपका MIRR हो जाएगा. कैश फ्लोज तक सारी चीज ठीक है. NPV होती तो आप इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते, IRR होता है आप इंटरपोलेशन AB करेंगे, MIRR में आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, एक P अलग कर दिया, सारे बाकी कैश फ्लोज को एंड में जमा कर दिया, उसको S बना दिया. Is that right? मोहम्मद, does it answer your question? Right. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आया है. Fully got it. What is more practically advisable? Practically अगर आप मुझसे पूछें तो NPV और MIRR. NPV and MIRR. IRR आप कैलकुलेट तो कर लेते हैं एज अ सिंपल रीजन, लेकिन IRR उन प्रोजेक्ट्स में जो कि रिकरिंग नेचर के कैश फ्लो जनरेट करें और वो सेम रेट पे री इन्वेस्ट हो रहे हो फिर तो ठीक है, बट अदरवाइज MIRR एंड NPV आर मोर प्रैक्टिकल. सजाद, MIRR और NPV दोनों सिमिलर हैं, में कोई सुपीरियर नहीं है, क्योंकि NPV में सिर्फ ये है, MIRR भी उसी अजम्पशन के साथ आ गया. समझाने के हिसाब से MIRR आसान है, और NPV में ब्यूटी ये है कि ना सिर्फ वो आपको ये बता रही है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बल्कि साथ साथ वैल्यू एडिशन भी बता रही है कि अगर NPV पॉजिटिव इतनी है तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इतनी नाश हो जाएगी. तो NPV और MIRR इक्वल है एक्चुअली मेरे हिसाब से, आप देखें. इज दैट राइट? राइट. अब आ जाए एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस. ये डिसीजंस क्या है? ये मैंने जैसे कहा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ये डिसीजंस
करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली। और क्या करने पड़ते हैं कि दे डिप्लॉय डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स एंड विद इन, एक बड़ा प्लांट है ना, तो उस प्लांट के अंदर भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे अगर आपका एक इंडस्ट्रियल प्लांट है तो उसके अंदर कुछ मोटर्स लगती हैं, कुछ रोटर्स लगते हैं, कुछ और ऐसे पार्ट्स हैं दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे गाड़ी है आपकी, तो गाड़ी के अंदर बैटरी की एक सर्टन रिप्लेसमेंट साइकिल है, टायर्स की एक सर्टन रिप्लेसमेंट साइकिल है, एंड सो ऑन। ऑयल चेंज की एक अपनी साइकिल है, ठीक है। तो अब लेट्स से एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसमें फर्नेस लगा हुआ है, फर्नेस में टिपिकली ट्यूब्स होती हैं, सुपर हीटर ट्यूब्स, रीहीटर ट्यूब्स, है ना। जैसे आपके कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियल फिल्टर्स होते हैं, कुछ मोटर्स होते हैं। अब क्या है कि आप उनको रिप्लेस, जो मैन्युफैक्चरर है वो एक आपको सर्टेन उनकी लाइफ बताता है, और वो लाइफ थोड़ी कंजर्वेटिव साइड पे होती है। वो कहता है जी हर 3 साल बाद इसे रिप्लेस कर दें। तो अब आप थोड़ा सा खींच भी सकते हैं, 4 साल तक चला लें, 5 तक चला लें, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, अगर आप 3 साल, अब एक अगर कोई सेफ्टी इशू नहीं है ना, तो अब एक कमर्शियल कंप्रोमाइज है। अगर आप एवरी 3 इयर्स रिप्लेस करेंगे तो आपको नुकसान ये है कि एवरी 3 इयर्स यू विल हैव टू डिप्लॉय द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द न्यू पार्ट अगेन एवरी 3 इयर्स। लेकिन उसका फायदा ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट फिर कम हो जाएगी। सो देयर इज हायर कैपिटल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कंपैरेटिवली हायर डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ द रिप्लेस्ड पार्ट। जब 3 साल बाद आप निकाल के बेचेंगे तो आपको थोड़ी बेहतर वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे कंपेयर करें, मैं इफ आई रिप्लेस इट एवरी 4 इयर्स, तो रिप्लेसमेंट जब एवरी 4 ईयर होगी तो कैपिटल कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो कैपिटल कॉस्ट एवरी 4 इयर्स हो रही होगी रादर देन एवरी 3 इयर्स। सो नाउ देयर इज लो कैपिटल कॉस्ट, बट तो चौथे साल में अगर आप कंपेयर करेंगे जाके 4 सालों में, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट शायद बढ़ जाए और 4 साल बाद आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स भी कम हो जाए, राइट। तो मैं ऐसे फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट एग्जांपल करता हूँ, जैसे आप रिप्लेस करें एवरी 3 इयर्स, तो होगा क्या है, कैपिटल कॉस्ट 3 कंपोनेंट है ना, कैपिटल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स, राइट। इफ यू रिप्लेस एवरी 3 इयर्स, so you have low capital cost but higher replacement cost, comparatively lower maintenance cost and a high disposal proceed. If you replace every, let's say 5 years, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, तो you will incur less capital cost but you will probably incur more maintenance cost and you will get less disposal proceeds. So different components are playing differently. अब फाइनेंशियली ये बेहतर है that I incur less capital cost but at the same time incur higher maintenance cost and get less disposal proceeds, or is it better? It's a financial economic decision. अगर आपको आपका टेक्निकल मैनेजर ये कह दे कि from a plant management perspective, from a technical perspective, I am okay with it from a जो है running the machine सेफ्टी परस्पेक्टिव। हो सकता है कि थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ एफिशिएंसी भी यहाँ कंप्रोमाइज हो जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाए और उसका मतलब यानी एफिशिएंसी आपकी थोड़ी कम हो जाए। अब ये आपका इकोनॉमिक डिसीजन है। कैश फ्लोज अगर आपके पास नहीं है, आप इतना फ्रीक्वेंटली कैपेक्स नहीं कर सकते, तो ठीक है मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं खींच लूंगा 2 साल और ये एसेट, राइट, मैं चला लूंगा। और अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी बेहतर है, ये भी कर सकते हैं हम। तो अब क्या करना है, that's called economic perspective से financially should we replace the asset, it is financially feasible, more feasible to replace every 3 years or every 5 years, let's say, that's called an asset replacement decision. Economically, what is the optimum replacement cycle, what is the most beneficial replacement cycle from a financial or economic perspective, ये हम पढ़ते हैं asset replacement decision में। प्रैक्टिकली याद रखिए कि अगर कहीं प्लांट मैनेजर ने आके आपको ये कह दिया कि नहीं जी ये तो रिप्लेस करना ही है एवरी 3 इयर्स, है ना, क्योंकि बाद में कोई सेफ्टी का इशू हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट और इश्यूज हो सकते हैं एफिशिएंसी के, तो फिर तो आपके पास ये डिसीजन उसने कर दिया, अब आपका डिसीजन नहीं है। डिसीजन आपका तब है जब वो कहता है जी आई एम फाइन, अब यू डिसाइड फ्रॉम एन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, राइट। सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब जब ये रिप्लेसमेंट साइड डिसीजन हम पढ़ते हैं तो इसमें एक टेक्निक हम पढ़ते हैं पहले,
जिससे आप कहते हैं, इसमें मैथमेटिकल टेक्निक आपको पढ़ाई गई है विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक जो क्या करती है, जो साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्ट करना सिखाती है आपको, एन्युटी कन्वर्जन। अब जब इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आप क्या करते हैं, आप कहेंगे अच्छा रिप्लेसमेंट एवरी 3 इयर्स के मैं कैश फ्लोज बनाऊं, रिप्लेसमेंट एवरी 4 इयर्स के, एवरी 5 इयर्स के मैं कैश फ्लोज बनाऊं। तो वो कैश फ्लोज एक साइकिल की फॉर्म में होंगे, एवरी 3 इयर्स तक एक कैश फ्लोज होंगे, फिर वही साइकिल रिपीट होगी पर अगले 3 साल, फिर वही साइकिल अगले 3 साल एंड सो ऑन। रिप्लेसमेंट एवरी 5 इयर्स है तो 5 साल तक एक कैश फ्लोज होंगे, फिर वो रिपीट होंगे, फिर वो रिपीट होंगे। तो अब अगर ये परपेचुटी तक साइकिल है तो फिर उनकी डिस्काउंटिंग नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्जन आपको सिखाई गई है इस इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक के थ्रू, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसमें लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक एसेट है जिसे मैं एवरी 3 इयर्स रिप्लेस करता हूँ, तो मेरी ये कैपिटल कॉस्ट ही आ गई 10 मिलियन, फिर मैं मेंटेनेंस इनकर करूँगा 1.5 मिलियन यहाँ, 2.5 यहाँ, और आखिरी साल में मेरी 3 मिलियन या 4 मिलियन की मेंटेनेंस होगी। फिर मैं ऐसे बेच दूंगा तो मुझे डिस्पोजल प्रोसीड्स मिलेंगी 5 मिलियन, फिर यहाँ मैं दूसरी मशीन ले लूँगा 10 मिलियन, फिर उसका 5, 6, फिर यहाँ मैं इनकर करूँगा 1.5 की मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर 2.5, फिर 4, फिर यहाँ मशीन बेच दूंगा एंड सो ऑन। तो अब ये कैश फ्लोज एक साइकिल की फॉर्म में 10 से शुरू हुई, साइकिल का मतलब कैश फ्लोज रिपीटिंग देमसेल्व्स इनटू अ फिक्स्ड पैटर्न, दैट्स कॉल्ड अ साइकिल। सो कैश फ्लोज रिपीटिंग देमसेल्व्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न। तो ये साइक्लिकल कैश फ्लोज जब बन जाते हैं तो साइक्लिकल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग को अपने लिए आसान बनाने के लिए हम एक टेक्निक सीखते हैं यहाँ, विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एनुअल टेक्निक। कि अच्छा अगर ये सारे, ये एक साइकिल बन गई, ये कैश फ्लोज 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कैश फ्लोज होने के बजाय साइकिल के, वो क्या एक कांस्टेंट कैश फ्लो एक आर 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 यहाँ भी हो, जो मुझे वही प्रेजेंट वैल्यू दे दे जो पूरी साइकिल ने दी। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक का इसमें मेथड में। जब मैंने साइकिल को एन्युटी में, कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, तो अब देखें डिस्काउंटिंग आसान हो गई। फिर मैं एन्युटी का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, फिर मैं परपेचुटी तक डिस्काउंटिंग करना चाहूँ तो परपेचुटी का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। वंस द साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू एन्युटी तो डिस्काउंटिंग आसान हो गई ना। मैं परपेचुटी तक भी डिस्काउंटिंग करना चाहूँ तो R डिवाइड बाय I कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इन कैश फ्लोज को परपेचुटी तक इंडिविजुअली डिस्काउंट नहीं कर सकता। तो ये साइक्लिकल कैश फ्लोज, ये एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमने टेक्निक पढ़ते हैं। जब ये टेक्निक हम पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट एवरी 3 इयर्स की एक साइकिल ली और उसको एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया, एक R आ गया। रिप्लेसमेंट एवरी 5 इयर्स की एक ऑप्शन उठाया, वो साइकिल को फिर एक एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया और उन 2 R इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज को कंपेयर कर दिया। तो अगर ये कॉस्ट के कैश फ्लोज हैं तो जहां मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो कम है वो बेहतर साइकिल है, जहां कॉस्ट के कैश फ्लोज हैं और जहां इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जिसकी ज्यादा है वो बेहतर नहीं है हमारे लिए। इज एवरीबॉडी विथ मी? तो यूं हम रिप्लेसमेंट एवरी 3 इयर्स, एवरी 4 इयर्स, एवरी 2 इयर्स, व्हाटएवर द ऑप्शंस दैट वी हैव, उन सब के लिए हम एक R निकाल लेते हैं, उनकी साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर आर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ये टेक्निक पूरी सिखाई गई है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस में और इस तरीके से डिसीजन करना फिर सिखाया गया इकोनॉमिकली। ये बात समझ में आती है सबको? अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ओके लिखे मुझे। तो एसेट रिप्लेसमेंट की जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि शुड आई रिप्लेस एवरी 2 इयर्स, एवरी 3 इयर्स, एवरी 4 इयर्स, एवरी 5 इयर्स, जो भी क्वेश्चन में है, हम हर ऑप्शन
कि फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज लेंगे इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड के थ्रू, और फिर उनको उस साइकिल को एन्युटी में कन्वर्ट करेंगे और आपस में उन एन्युटी आर्स का कंपैरिजन कर लेंगे कि जिसकी आर कंपैरेटिवली कॉस्ट कैश फ्लोज हैं, तो जिसकी आर कम है वो ऑप्शन सबसे बेहतर है, जिसका इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो कम है वो सबसे बेहतर है। और अगर हमारे पास इनफ्लोज नेट पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं तो जहां आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसे हम देख लेंगे। जनरली तो ये कॉस्ट के ही कैश फ्लोज होते हैं, तो हमारे पास जहां आर की वैल्यू मिनिमम हो जाए यानी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए हम उसे पिक कर लेते हैं। फिर इसी के साथ एक और इसी एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस में इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड के बाद एक और मेथड भी आता है व्हिच इज कॉल्ड एलसीएम मेथड, यानी एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस करने के लिए एक टेक्निक तो हमारे पास ये है इक्विवेलेंट एनुअल की कि हम साइकिल ऑफ कैश फ्लो लें, साइकिल को एन्युटी में कन्वर्ट करें और फिर उस एन्युटी के कैश फ्लोज को कंपेयर कर लें, या उसके थ्रू परपेचुइटी तक पीवी निकालें वो कंपेयर कर लें। दूसरा मेथड इसके साथ है एलसीएम मेथड, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। ये मेथड क्या है ये देखें, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक उस वक्त तक यूज हो सकती है जब तक कि कैश फ्लो साइकिल की फॉर्म में अपने आप को रिपीट करें। अगर कैश फ्लो साइकिल, यानी साइकिल का मतलब ये है कि कैश फ्लोज रिपीट देमसेल्व्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न, रिपीटेशन ऑफ कैश फ्लोज इन अ फिक्स्ड पैटर्न इज कॉल्ड साइकिल। अगर कैश फ्लोज रिपीट ना करें अपने आप को, लेट सपोज करें मैं आपको कहूं ये कैपिटल कॉस्ट इन्फ्लेट होगी 10% के हिसाब से, ये मेंटेनेंस कॉस्ट इज गोइंग टू इन्फ्लेट एट 6%, डिस्पोजल प्रोसीड्स इज गोइंग टू इन्फ्लेट एट द रेट ऑफ 5%। तो अब ये डिफरेंट तरीके की फिगर्स डिफरेंट हो जाएंगी। ये 10% अगले 3 साल बाद 10% इन्फ्लेट होगी, एक और फिगर हो जाएगी, ये 6% के हिसाब से इन्फ्लेट होंगे, डिफरेंट हो जाएगी। अब ये डिफरेंट कैश फ्लोज बन जाएंगे, ये साइकिल नहीं रहेंगे। अगर ये साइकिल नहीं रहते तो इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि साइकिल को एन्युटी में कन्वर्ट करती है। जब ये कैश फ्लो साइकिल रहे ही नहीं तो हम इसे एन्युटी में टेक्निकली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास दूसरी टेक्निक आती है एलसीएम। वो टेक्निक ये कहती है कि जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, लेट सपोज करें जनरली यहाँ पे रिप्लेसमेंट अभी 4 इयर्स तक ही जाएंगे, आप इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाती है एलसीएम। लेट से 3 ऑप्शंस है तो आपने कहा अच्छा इनका एलसीएम निकालें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, बचपन याद आ गया, 2 into 3 into 2 कितने बन गए 12, 12 ईयर्स। 12 साल में रिप्लेसमेंट एवरी 2 इयर्स वाले ऑप्शन की 6 साइकिल्स बन जाएंगी 12 साल में। एवरी 3 इयर्स वाले ऑप्शन की 4 साइकिल्स बन जाएंगी। एवरी 4 इयर्स वाले ऑप्शन की 3 साइकिल्स बन जाएंगी, पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप क्या, एलसीएम मेथड फिर क्या कहता है कि आप क्या करें, आप हर ऑप्शन की 12-12 साल के एक्चुअल कैश फ्लोज बनाएं और उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करें। जहां पीवी कॉस्ट की पीवी है तो जहां मिनिमाइज हो जाए 12-12 साल के कैश फ्लोज हर एक के बनाने पड़ेंगे ऑप्शंस के। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क देन। और जनरली 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे 2 रिप्लेसमेंट एवरी 2 इयर्स एंड रिप्लेसमेंट एवरी 3 इयर्स, तो इनका तो एलसीएम बन जाता है 2 into 3 6 इयर्स। तो ये तो रिलेटिवली आसान है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वरना प्रैक्टिकली तो एक्सेल पे बनाना तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जनरली ये या ये दे देते हैं आपको। तो अब आप करें तो 6 इयर्स, अगर 6 इयर्स है तो दोनों ऑप्शन के 6-6 साल के कैश फ्लो बनाएं, डिस्काउंट करें और फिर उन 6 साल के कैश फ्लोज की पीवी कॉस्ट है तो जहां कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए वो बेटर कंपैरेटिव ऑप्शन है। तो फिर एलसीएम मेथड पे हमें जाना पड़ता है जहां साइक्लिकल मेथड फेल हो जाए। ये सारी बात भी फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तफसीलन की गई है और ये आपने देखी भी होगी, और अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस करें। दिस कंक्लूड्स वो सारे लेक्चर्स जो आपको ईद से पहले, अच्छा इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग और वो सब चीज़ें भी थी उन लेक्चर्स के दरमियान, पास पेपर्स के क्वेश्चन से आई एम श्योर वो सब भी आपने देखे होंगे। लेकिन ईद से पहले जब हमने लेक्चर्स अपलोड किए थे तो यहाँ तक के लेक्चर्स हमने कहा था आप देख के आएंगे। दिस कंक्लूड्स ऑल दोज लेक्चर्स जिनकी डिस्कशन हमने करनी थी। यहाँ तक का अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अब मैं क्विकली 2 मिनट में ये ब्रीफ करूँगा कि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर अब हम आज अपलोड करेंगे वो किस टॉपिक के मुतालिक हैं, जिनको आपने देख के आना है।
जिनकी नेक्स्ट संडे को फिर हम डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी हाँ, पिक्चर दे लें। जी यानी क्वेश्चन, इफ नो क्वेश्चन तो ओके लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपका, और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड होता है एज कम्पेयर टू दिस एसेट रिप्लेसमेंट या सेंसिटिविटी, इज कैपिटल राशनिंग का एरिया। कैपिटल राशनिंग का टॉपिक है, इसके लेक्चर आज अभी अपलोड हो जाएंगे, ये आपने देख के आना है। कैपिटल राशनिंग क्या है? राशनिंग कहते हैं अलोकेशन को। द वर्ड राशन मीन्स अलोकेशन। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली हम करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो घरों में राशनिंग हो रही होती है वो सोशलिस्टिक राशनिंग होती है ना। जैसे चॉकलेट थोड़ा सा है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो अम्मा क्या करती हैं, है ना, वो सब में बांटती हैं। इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स इट, राइट, दैट्स कॉल्ड। सबको एक एक चॉकलेट नहीं आ सकता तो उसके टुकड़े हो जाते हैं बिस्किट के, है ना, तो वो भी राशनिंग ही है प्रैक्टिकली। दैट्स कॉल्ड अलोकेशन, बट दैट्स सोशलिस्टिक राशनिंग। हम जो पढ़ रहे हैं वो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की राशनिंग पढ़ रहे हैं। कैपिटल राशनिंग वो सिचुएशन है जहाँ एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं। जी चाहता है पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर लें, बट जेब में पैसे कम हैं। तो अब क्या करना है, उस पैसे की अलोकेशन वाइजली करनी है। जी सजाद, अभी बस हम ये कर लें तो फिर आप Q&A सेशन में क्वेश्चंस पूछें मुझसे प्रीवियस टॉपिक्स के। यहाँ इसको मैं कंक्लूड कर दूं जो अभी आपने पढ़ना। तो कैपिटल राशनिंग क्या है कि कैपिटल लिमिटेड है, यू हैव मोर देन वन मल्टीपल फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन, लेकिन उन सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा अवेलेबल नहीं है। तो अब बहुत सारे फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एनपीवी हैं, वेल्थ एनहांस करेंगे, लेकिन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल। अब कैपिटल को क्या करना है, अब कैपिटल को राशन करना है, राइट, अलोकेट करना है। अब ये राशनिंग कैसे हो? अब यहाँ राशनिंग ऐसे नहीं होगी कि सब प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा डालते हैं, नो। यहाँ राशनिंग हम इस बुनियादी ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा राशनिंग का दैट वी अलोकेट या राशन कैपिटल in a way that shareholders wealth is maximized, and this will happen when NPV is maximized। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम इस तरीके से कैपिटल अलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम एनपीवी मिले, पॉजिटिव एनपीवी, मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी। तो इसकी पूरी डिस्कशन है कि राशनिंग से पहले क्या होते हैं प्री रिक्विजिट्स। राशनिंग करने से पहले आपको प्रोजेक्ट्स को कैसे एक स्क्रीन करना है, उनकी क्या वर्किंग करनी है, फिर राशनिंग करते वक्त प्रोजेक्ट्स की आप क्या अजम्पशंस लेते हैं, वो सारी डिस्कशन की गई है कि डिविजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे, इनडिविजिबल होंगे, राइट, सिंगल पीरियड, मल्टीपल पीरियड, ये सारी बात है, राइट। और फिर हाँ, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं तो एनपीवी पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे आप पीआई कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल हैं, तो फिर हम डिफरेंट तरीके से राशनिंग करते हैं। फिर हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को स्मार्टली एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कहाँ एनपीवी मैक्सिमाइज होगी। ये सारी डिस्कशन की गई है कैपिटल राशनिंग के एरिया में। और कैपिटल राशनिंग के जो क्वेश्चन भी पास पेपर में आए हुए हैं, there are also not only rationing questions but उनमें NBV calculation भी है, and a lot of they are more a test of arithmetic than a test of financial management। calculations भी उसमें NPV की काफ़ी सारी involved हैं, NPV plus rationing के basically वो questions हैं। तो हम इस टॉपिक में आप ये देखेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास में संडे आएंगे इंशाल्लाह तो हम उनको डिस्कस करेंगे। इज दिस ओके? आज इसके लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कुछ हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो हम करा देंगे।
तो कैपिटल राशनिंग ये एक आखिरी एरिया है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। अब हम आते हैं आपके Q&A सेशन पे। अगर आपके पास जो जहन में क्वेश्चंस हैं वो मुझसे डिस्कस करें। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। जी सज्जाद। जी दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हैं जरा पूछिए मुझसे। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। सेंसिटिविटी में वाई सेल्स इज कैलकुलेटेड नेट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं आप सज्जाद? इसलिए सिर्फ सेल्स नहीं, मटेरियल कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी होगी। तो भी इसलिए कि अगर क्वेश्चन में टैक्स है और एनपीवी कैलकुलेट करते हुए टैक्स आया है, तो प्रॉफिट पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो प्रॉफिट पे टैक्स का मतलब क्या? सेल्स पे भी टैक्स हो गया, कॉस्ट पे भी टैक्स सेविंग्स आ गई। प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स लेस कॉस्ट प्रॉफिट, उस पे टैक्स लगता है। यूं कहिए कि सेल्स पे टैक्स की पेमेंट हो गई और कॉस्ट पे टैक्स की सेविंग्स हो गई। तो जब एनपीवी कैलकुलेट हुई है थ्रू नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज पे, तो सेल्स की कंट्रीब्यूशन सिर्फ सेल्स की हद तक नहीं है, और सेल्स की वजह से टैक्स का भी इंपैक्ट आया है नीचे। तो जब मैं एनपीवी ले रहा हूं, वो एनपीवी जो कि नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज की बेसिस पे है, तो जब मैं नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स लूंगा वो भी नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज की बेसिस पे लूंगा, सेल्स हो या मटेरियल कॉस्ट हो या कोई भी कंपोनेंट हो। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी पूछिए। Another question already asked in the group, बताइए क्या है? I might have missed it. जी यहाँ लिख लीजिए, अगर मैंने ग्रुप में नहीं देखा मुझे बताइए। जी बेटा बताइए यहाँ पे। If asset is purchased at 0 year time, it means to me the cost taken was without inflation, but depreciation अच्छा ठीक है, deflated for real cash flow. This is confusing. बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप देखिए, देखिए सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज की सही डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। नॉमिनल कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज, हम जनरली ये कहते हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन इनकी टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन ये है कि नॉमिनल कैश फ्लोज आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज। नॉमिनल कैश फ्लोज आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज। नॉमिनल कैश फ्लोज आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज। एक्चुअल वर्ल्ड में टैक्स अथॉरिटीज आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन देती हैं। लेट सपोज करें ये 100 मिलियन का आपका एक एसेट है जो आपने परचेज किया एसेट। अब जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में, जब आप नॉमिनल कैश फ्लोज बनाएंगे, नॉमिनल कैश फ्लो जब आप बनाएंगे तो इस पे जब आप टैक्स डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेट सपोज करें मैं स्ट्रेट लाइन टैक्स डेप्रिसिएशन ले लेता हूं, तो आपने लेट से यहाँ 20 की टैक्स डेप्रिसिएशन ले ली। क्यों? कि टैक्स अथॉरिटी आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन देती है। लेट सपोज करें 5 साल की डेप्रिसिएशन है या व्हाटएवर इट इज, तो वो इस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे देगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन ये आप डालते हैं, उसकी बेसिस पे एक टैक्स पीएनएल बनता है, फिर आप उसकी बेसिस पे टैक्स पेमेंट्स निकालते हैं जो भी हैं, फिर आप इसे ऐड बैक कर देते हैं।
इसका इम्पैक्ट नलिफाई हो जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है टैक्स कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, नॉमिनल कैश फ्लोज बनाते हुए मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ, इन्फ्लेशन ऐड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल कैश फ्लोज और एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज, एक्चुअल वर्ल्ड में टैक्स रिटर्न में ये होता है, एक्चुअल वर्ल्ड में टैक्स रिटर्न में ये होता है, राइट। अब जब मैं रियल कैश फ्लोज बना रहा हूं, रियल कैश फ्लोज आर कॉल्ड थ्योरेटिकल एकेडमिक कैश फ्लोज। उसमें मैं सेल्स को एक्चुअल वर्ल्ड से डिफ्लेट, इन्फ्लेशन माइनस करके एक रियल फिगर निकाल रहा हूं, कॉस्ट में से भी इन्फ्लेशन माइनस करके डिफ्लेट करके निकाल रहा हूं। तो फिर इन कैश फ्लोज को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर एक्चुअल वर्ल्ड ये है तो इनका एक डिफ्लेटेड वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, एक डिफ्लेटेड वर्जन। तो इन्हें मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा विद इन्फ्लेशन। ये एक थ्योरेटिकल डेप्रिसिएशन की फिगर्स होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक थ्योरेटिकल सेल्स की और थ्योरेटिकल कॉस्ट की फिगर्स रियल कैश फ्लोज में निकलती हैं, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती कहीं। रियल कैश फ्लोज डू नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल वर्ल्ड, दे आर academic theoretical figures assuming there is no price inflation over the life. Is that okay? ये इसलिए किया जाता है। सजाद, is this clear? If rates are different for inflation in the question for various cash flows, as long as अब ये सेल्स की फिगर्स हैं, राइट, ये मटेरियल कॉस्ट की फिगर है, ये लेबर कॉस्ट की फिगर है, राइट। ये सेल्स अगर तो हमें जनरली कहा जाए सेल्स इन्फ्लेट हो रही है एट द रेट ऑफ 9%, तो यहाँ भी 9%, यहाँ भी 9%, यहाँ भी 9%। ये कहा जाए एट द रेट ऑफ 7% है, तो यहाँ भी 7%, यहाँ भी 7। इस सिचुएशन में आप रियल कैश फ्लोज नहीं बना सकते, क्योंकि किसी भी साल सारे कंपोनेंट एक रेट से इन्फ्लेट नहीं हो रहे। इस सिचुएशन में आप रियल कैश फ्लोज नहीं बना सकते। हाँ, अगर हमें कंपोनेंट वाइज डिफरेंट रेट्स ना हो, ईयर वाइज रेट्स हो गए, ईयर 1 में इन्फ्लेशन है 5%, तो अक्रॉस 5% है हर जगह। यहाँ 6% है तो अक्रॉस 6% है हर जगह। यहाँ 7% है तो अक्रॉस 7% है हर जगह। जैसे बिग मशीन का क्वेश्चन भी हमने करवाया आपको, एक आपने देखा होगा। इस सिचुएशन में आप रियल कैश फ्लोज बना सकते हैं। क्यों? कि फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो और फिर डिस्काउंट रेट भी इसी रेट से इन्फ्लेट हो रहा हो। बस दिस आंसर योर क्वेश्चन सज्जाद। जी, सेंसिटिविटी के साथ हमने एक सिमुलेशन की जो डिस्कशन लास्ट में की थी बेटा, वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन है, थोड़ा ब्रीफ किया था और मैंने कहा था आगे चल के मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा जब टाइम आएगा। तो दैट्स कॉल्ड, एक सिमुलेशन है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन है। वो लास्ट वेबिनार आप देखेंगे, उसमें थोड़ा सा उसको हमने एक्सप्लेन किया है, और उसके अलावा हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको मॉन्टी कार्लो की एक सिमुलेशन यहाँ शो भी कर दूंगा, ठीक है? इज दैट ओके? एनोनिमस अटेंडी, जी, अच्छा, वाई अच्छा, अब आपका एक और क्वेश्चन आया है कि वाई, अनदर वन, वाई डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट डिफ्लेटेड, नहीं डिफ्लेट की जाती। डिपेंड करता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अजम्पशन है वो सजाद। अगर तो मैंने अज्यूम कर ली कि जो डिस्पोजल वैल्यू वो खुद ही रियल है, तो फिर मैं इसको डिफ्लेट नहीं करूंगा रियल बनाते हुए, क्योंकि मैंने उसको रियल वैल्यू अज्यूम कर लिया है। अगर मैं अज्यूम करूंगा वो नॉमिनल है, तो फिर उसे मैं डिफ्लेट करूंगा जब मैं रियल कैश फ्लोज बनाऊंगा।
बाय ऑल मीन्स। कुछ क्वेश्चंस में जहां हमने गिवन डेटा की बेसिस पे या क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये अज्यूम किया है कि वो नॉमिनल है तो उसे डिफ्लेट किया है, जहां ये अज्यूम किया है कि वो खुद ही रियल है तो फिर उसे हमने डिफ्लेट नहीं किया। इज दैट ओके? डन। सजाद साहब के क्वेश्चंस हो गए। बाकी दोस्तों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आंसर। यही ऑब्जेक्टिव है इन वेबिनार्स का। तो सिमुलेशन का मैंने आपको बता दिया। अब्दुल रऊफ आप भी पूछ रहे थे, एक और दोस्त थे एनोनिमस अटेंडी, पता नहीं ये आप ही, मैंने दोबारा लिखा है, उन्हें मैंने आंसर कर दिया कि सिमुलेशन को आप जो है वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन वो हमने डिस्कस की है कि एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है, फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस, फिर उसका एक एडवांस वर्जन होता है जिसे कहते हैं सिमुलेशन या मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये हमने पिछले वेबिनार में इसे थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लीजिएगा। और मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को हम आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन भी कर देंगे। व्हाट इज आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू? आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एनी पेमेंट ऑन डिस्पोजल गेन। तो फिर आप गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं फिर उसका टैक्स इफेक्ट आता है, फिर आप उसे एड बैक करते हैं, फिर आखिर में डिस्पोजल वैल्यू लेते हैं। तो नेट ऑफ टैक्स डिस्पोजल वैल्यू का मतलब आपको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट नहीं करना, बट आखिर में पोस्ट जब टैक्स की वर्किंग हो जाए डिस्पोजल प्रोसीड्स को आखिर में डाल देना है, क्योंकि वो नेट ऑफ टैक्स है। इज दैट क्लियर अब्दुल रऊफ? राइट। एनी अदर क्वेश्चन? तो दोस्तों विद दिस वी कंक्लूड अवर टुडेज क्लास। कैपिटल राशनिंग के अब आपने लेक्चर्स देखने, बेटा निम्रा से कह दें, मैसेज कर दें उन्हें कि कंफर्म कर दें कि कैपिटल राशनिंग के लेक्चर्स अपलोड हो गए, नहीं हुए तो कर दें, ठीक है। एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट वेबिनार ऑन नेक्स्ट संडे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट संडे। थैंक यू।